महरौली का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में आता है कुतुब मीनार। अभी दिवाली का सीजन है। मैंने पॉडकास्ट किया था लास्ट ईयर दिवाली के आसपास सांसद जी मनोज तिवारी जी का। तो सर उस टाइम एक सवाल किया था मैंने कि जब दिवाली आती है तो पटाखों पे बैन लग जाता है। सेम सिचुएशन अभी भी है, पटाखे बैन हो गए। इस पक्ष की सरकार है जो सनातनियों के साथ है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार ग्रीन पटाखे चलेंगे। महरौली प्राचीन शहर है, इसलिए चांदनी चौक के जैसे ही महरौली में भी गली गली में बहुत सारी छोले भटूरे पसंद है आपको? आज के एपिसोड में हम बात करेंगे श्री गजेंद्र यादव जी से, जो महरौली के विधायक हैं और दिल्ली प्रदेश भाजपा में उपाध्यक्ष हैं। बाहर के जो लोग हैं नाइजीरियंस, इनके द्वारा क्राइम और जो नशे की लत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो सर इस पे आपका क्या मानना है? देखिए, आपने सही सवाल उठाया है। महरौली के कुछ इलाकों में नाइजीरियंस रह रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे दिल्ली के सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक इलाके महरौली की। महरौली का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में आता है कुतुब मीनार, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और दिल्ली की शान भी मानी जाती है। लेकिन महरौली की पहचान सिर्फ कुतुब मीनार तक सीमित नहीं है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे श्री गजेंद्र यादव जी से, जो महरौली के विधायक हैं और दिल्ली प्रदेश भाजपा में उपाध्यक्ष हैं। हमारे साथ कई गंभीर सवाल हैं जिनका जवाब जनता चाहती है। सर स्वागत है आपका TSH पर। जी नमस्कार। तो सर आप राजनीति में कैसे आए? राजनीति से पहले मैं सामाजिक जीवन में आया, और जब 12 या 13 साल की उम्र थी मेरी, तो मेरे घर के पास शाखा लगती थी RSS की। RSS से जुड़े हुए? जी 12 साल की उम्र में जिला प्रचारक होते थे उस समय, नाम बताना तो उचित नहीं है। तो वो मुझे शाखा लेकर गए, और उसके बाद जब मेरी 18 साल उम्र हुई और मैं कॉलेज में गया, तो जाने से पहले चूँकि सीख जिला प्रचारक जी, जिला कार्यवाह जी और नगर कार्यवाह जी की तरफ से मिल रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि मैं शाखा आ नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं तो कॉलेज में जा रहा हूँ, फर्स्ट ईयर है मेरा, तो मैं कैसे करूँगा, क्योंकि प्रतिदिन शाखा जाने की आदत लग गई थी इस तरह का। तो उन्होंने कहा कि जो काम क्षेत्र में RSS कर रही है वही काम छात्रों के बीच में विद्यार्थी परिषद कर रहा है। तो पहला जो कदम घर से बाहर निकला वो शाखा में सामाजिक रूप से सबके बीच में उठना बैठना बोलना चालना ये सीखा, और उसके बाद में कॉलेज में विद्यार्थी परिषद का जो जुड़ाव है उसको हम छात्र आंदोलन के साथ साथ स्टूडेंट पॉलिटिक्स के रूप में भी देख सकते हैं। तो सर शुरू से आपका राजनीति की तरफ झुकाव रहा मतलब था? नहीं, देखिए, जो शाखा में जाने का जो अर्थ है मेरे नज़र में, वो राजनीति में जाने वाला कतई भी नहीं है। RSS का मतलब डिसिप्लिन, अनुशासन। RSS का मतलब है कि अपने जिस प्रकार से हम जीवन में आ गए हैं जी। उस जीवन को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाना, वो RSS का अर्थ है। RSS का अर्थ राजनीति नहीं है, राजनीति में जाने की तैयारी नहीं है, राजनीति में जाने की सोच, अप्रोच, विजन वो नहीं है। अपने देश, अपने समाज के लिए कितना अच्छा हम कर सकें। नहीं सर, विपक्ष RSS का मतलब कुछ और ही निकाल रहा है। वो विपक्ष के मतलब की बात तो विपक्ष जाने, लेकिन उनको शाखा में आना चाहिए, विपक्ष वालों को, और वो शाखा में आए, स्वयंसेवक के नाते काम करें। तो ऐसी बहुत घटनाएं हैं जिनमें विपक्ष के लोग हमारे शाखा में आए और स्वयंसेवक बने, तो उसके बाद में उन्होंने विपक्ष वाली भूमिकाएं छोड़ दी, वो स्वयंसेवक बन के काम करने लगे। सर अभी RSS के 100 साल पूरे हुए हैं, तो उसको कैसे देखते हैं आप और क्या क्या हुआ उसमें? ये एक बहुत अद्भुत घटना है। घटना के साथ साथ एक ये दैवीय शक्ति है RSS के पास कि एक संगठन जो 1925 में शुरू हुआ और आज वो वट वृक्ष बन के विश्व का सबसे बड़ा संगठन RSS बना है। और RSS के जितने भी
अनुसांगिक संगठन हैं, वे सब संगठन वे देश के सबसे बड़े संगठन है। छात्रों में सबसे बड़ा संगठन विद्यार्थी परिषद, वनवासियों में सबसे बड़ा संगठन वनवासी कल्याण आश्रम, सीमा क्षेत्र में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन सीमा जागरण मंच, सेवा के काम में सबसे बड़ा संगठन सेवा भारती, एजुकेशन में सबसे बड़ा संगठन विद्या भारती, अपना अधिवक्ताओं के बीच में सबसे बड़ा काम करने वाला जो संगठन है वो अधिवक्ता परिषद। बहुत जितने भी संगठन हैं वो आरएसएस के आज प्रेरणा पर चलते हुए अब देश के सबसे बड़े संगठन बने हुए हैं, और बहुत सारे संगठन तो ऐसे हैं जो विश्व के सबसे बड़े संगठन बने हुए हैं। तो आरएसएस का जो 100 वर्षों का ये जो एक, ये भी मैं इसको मंजिल नहीं कहूँगा, ये भी एक पड़ाव है, गंतव्य नहीं है। रास्ते में जो एक रेस्ट होता है वो पड़ाव है कि 100 वर्ष आरएसएस के पूरे हुए हैं, तो वो आरएसएस के प्रचारकों की और गृहस्थ कार्यकर्ताओं की तपस्या का परिणाम है कि ये 100 वर्ष पूरे हुए। आरएसएस की वजह से बीजेपी है, बीजेपी की वजह से आरएसएस है। देखिए 1952 में गुरुजी गोलवलकर साहब के पास, जो हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक की जिम्मेदारी पर दायित्व पर थे, उनके पास डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वे गए थे। और जब भी देश में कोई बड़ी घटना, बड़ा आंदोलन, बड़ा विचार वो कुछ होता है तो दो विचारवान लोग वो मिलते ही हैं। इसको मैं आरएसएस और जनसंघ से जोड़ के नहीं बात कर रहा हूँ आपसे। कहीं भी अगर ब्लॉक, मोहल्ला और सोसाइटी में भी अगर बात करें तो जो एक जैसा विचार करने वाले लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी रूप में मिलते हैं। तो उस वक्त गुरुजी के पास डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो जनसंघ के संस्थापक थे, पहले वे कांग्रेस में मंत्री थे, वहाँ से इस्तीफा देकर जो बंगाल का विभाजन चल रहा था, बंगाल में नरसंहार चल रहा था, उससे परेशान होकर, क्षुब्ध होकर उन्होंने वहाँ से त्यागपत्र दिया था। गुरुजी के पास जब पहुँचे तो उस वार्ता की जो जानकारी हमें किताबों के माध्यम से पता चलती है, बौद्धिक के माध्यम से पता चलती है, संबोधन के माध्यम से पता चलती है, उस वक्त ये बात आई थी कि जनसंघ में संघ की तरफ से संगठन को ठीक से रन करने के लिए कुछ प्रचारक दिए जाएंगे। तो वो एक परंपरा है जो आज तक चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक स्वतंत्र संगठन है, विद्यार्थी परिषद एक स्वतंत्र संगठन है, उसमें नियम, कायदे, कानून, भविष्य की योजनाएं, पिछली जो कार्यक्रम हुए उनकी समीक्षा, दायित्व देना, दायित्व से हटाना, ये सब वो संगठन अपने आप करते हैं। ऐसा नहीं होता कि संघ उनके ऊपर थोपता है, क्योंकि संघ मेरे विचार सब स्वतंत्र है। आरएसएस जो है वो मेरे विचार से इस पृथ्वी का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संगठन है, जिसमें किसी प्रकार की कोई दबाव या कोई भी प्रेशर किसी भी प्रकार का अपने स्वयंसेवक पर नहीं दिया जाता, ना ही अपने अनुसांगिक संगठनों पे दिया जाता है। दिल्ली में आने में 27 साल कैसा लग गया आपको? देखिए, जनता को जनार्दन इसीलिए कहते हैं कि जनार्दन का अर्थ होता है भगवान। तो भगवान की मर्जी, इसमें कोई तो कमी रही होगी जिसकी वजह से आप आए नहीं पिछले 27 साल से। देखिए, कमियां तो भारतीय जनता पार्टी के कामों में कोई मेरी नज़र में नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुझे 15 साल 17 साल हुए हैं जुड़े हुए। उससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के मुद्दों को विपक्ष में रह के भी बहुत अच्छे प्रकार से उठाती रही है, और 15-17 सालों से तो मैं भी देख रहा हूँ यूपीए गवर्नमेंट, शीला दीक्षित की गवर्नमेंट, या अब ये पिछले 12 साल जो आम आदमी पार्टी की सरकार रही, उन सभी समय पर
सर एक अच्छे विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी ने निभाई है। तो बीजेपी पिछले 27 साल से संघर्ष कर रही थी दिल्ली में आने के लिए, नई पार्टी बनी और वो सत्ता में आके और चले भी गए। देखिए, कई बार संयोग होता है, ऐसा नहीं होता है कि खिलाड़ी कमजोर था, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी। कई बार संयोग होता है, कुछ कुछ चीज़ें चल जाती हैं। उन्होंने जो फ्री की योजनाएं दिल्ली को झूठ बोलकर, दिल्ली के लोगों को गुमराह करके जो फ्री की योजनाओं का सपना दिखाया, तो फ्री में कई बार चीज़ें ऐसी गड़बड़ा जाती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय नेतृत्व रहा, वो सभी दिल्ली के प्रति बहुत गंभीर रहे और दिल्ली के कार्यकर्ताओं को हर समय उन्होंने संघर्ष करके जो भी सरकार की कमियां रहीं, उस समय की सरकार की, उनको जनता के बीच में उजागर किया। और उस उजागर होने के बाद से एक माहौल भी बना। आज जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो दिल्ली के एक एक वोटर को ऐसा लग ही रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आना चाहिए। और 2014 के बाद से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे नेता मिले जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो ऐसे बड़े नेता मिले, बड़े विजन के नेता मिले कि उनके कारण से भी वोट बैंक में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। मोदी जी से आपकी पहली मुलाकात कैसी रही और कब हुई थी? मेरी पहली मुलाकात आदरणीय मोदी जी से 2007 के चुनाव में हुई। उस टाइम सीएम थे? वो सीएम थे गुजरात के, और मैं राजस्थान से पूर्णकालिक का अपना काम पूरा करके लौटा था। तो मुझे उस समय आदरणीय कुछ हमारे वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने मुझे गुजरात के डीसा विधानसभा के काम में जोड़ा था। तो वहीं जो प्रचार प्रसार था उसमें मुलाकात हुई। उसको ऐसा कह सकते हैं कि वो एक रैली में आए और उस रैली के दौरान जो कार्यकर्ताओं से, विशेष कार्यकर्ताओं से, लगे हुए जो काम में होते हैं कार्यकर्ता, उनसे मिलने का स्वभाव आदरणीय मोदी जी का हमेशा से रहा है। आप आज भी देखते होंगे, वो कहीं भारतीय जनता पार्टी की रैली में जब जाते हैं तो कार्यकर्ताओं से वो मिलते हैं, फूल भी कार्यकर्ता उनको प्रेम से देते हैं, कुछ उपहार स्वरूप में कुछ चीज़ें लेके भी आ जाते हैं। वो उसको भी, जैसे चित्र भी कोई लेके आ जाता है अगर जनता में से, तो वो चित्र को भी ग्रहण करते हैं। तो इसी प्रकार से 2007 में ये एक भेंट हुई और फिर उसके बाद 2012 में मैं 2012 में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश महामंत्री था यूथ विंग का, तो मुझे विसावद्र भेजा था। विसावद्र सौराष्ट्र की एक विधानसभा है, वहाँ से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार केशुभाई पटेल लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कन्हूभाई बलाला थे। तो वो चुनाव भी मैंने वहाँ पर देखा। उसमें भी एक बार आदरणीय मोदी जी से भेंट हुई। उसके बाद दिल्ली का जो सफ़र मेरा चलता रहा, प्रदेश मंत्री, 3 बार प्रदेश मंत्री, लगभग 9 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का प्रदेश मंत्री रहा। तो उस समय भी हमारी सरकार भी आ गई थी और प्रधानमंत्री जी जब विदेश दौरों से आते थे तो चूंकि मेहरौली जिले में ही पालम एयरपोर्ट लगता है, तो व्यवस्थाओं में भी लगना पड़ता था और मुलाकात भी हो जाती। पिछले विधायक थे मेहरौली के, उनकी तुलना में आप क्या विकास कार्य कर रहे हैं? कि जो पिछले विधायक हैं, मेरा एक स्वभाव है, मैं किसी से तुलना नहीं करता हूँ। सर काम की तुलना, उनसे बेहतर काम क्या कर रहे हैं? एक्चुअली में क्या, उन्होंने तो पिछले विधायक जो थे यहाँ से, नरेश यादव, उनकी वो अच्छे इंसान है, बुरे नहीं हैं, लेकिन उनकी गलती ये थी कि वो गलत पार्टी में काम कर रहे थे। आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों का भी गला घोट के रखा। इस वजह से वो कैसे? वो लड़ने झगड़ने वाली सरकार थी
अधिकारियों से लड़ते थे। तो अधिकारियों से लड़ने के कारण से उनकी फाइल रुकी होती थी, काम नहीं कर पाते थे। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमारे यहाँ होने चाहिए थे, लेकिन 12 साल लंबा एक पीरियड निकला। उससे पहले 8 साल कांग्रेस के विधायक रहे, उनमें भी नहीं हो पाया। जैसे मैं बताऊं आपको कि मेहरौली को केवल आज तक मेहरौली वार्ड में एक कार पार्किंग मिली। वो एक कार पार्किंग भी 2017 से 22, जब मेरी धर्मपत्नी यहाँ से निगम पार्षद रही, तो वो सिंगल कार पार्किंग वो उनके कार्यकाल में ही बनी। किसी विधायक ने कार पार्किंग नहीं बनाई। सर अब तो आपकी पार्टी बना रही है कार पार्किंग, पजल कार पार्किंग बना रहे हैं। 100 कार पार्किंग पास हुई है शायद आप, हाँ, हमारी मुख्यमंत्री जी की तरफ से। हाँ बिल्कुल ठीक है, बनानी भी चाहिए। दिल्ली में कार पार्क के कारण से बहुत झगड़े होते हैं। दिल्ली में कारें इधर उधर खड़ी रहती हैं, सर ये भी तो होता है, रास्ते जाम हो जाते हैं। अपनी कार पार्किंग की जगह पुरानी स्कूटी या स्कूटर लगा देते हैं, बाद में उसको हटाते हैं फिर आके। पुराना स्कूटी, गमले, साइकिल, तरह तरह की चीजें लगी रहती हैं। तो इसमें तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आपको और हमें मिलकर धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने 100 कार पार्क बनाने का लक्ष्य लिया है। वो अच्छी बात है, करना ही चाहिए। मैं मेहरौली के विषय में आपको बता रहा था कि मेहरौली में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब यहाँ पर काउंसलर और एमएलए दूसरी पार्टियों के ना रहे हों, लेकिन कार पार्क, जो एक कार पार्क दी, वो आदरणीय आरती सिंह जी ने 2017 और 22 के कार्यकाल में दी। तो यहाँ पर जैसे अभी मैं बात करूँ आपको, एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब एमएलए काउंसलर ना रहे हों, लेकिन मेहरौली के लोग कुओं की हालत देख के बहुत परेशान हो जाते थे। कुएं जो हमारे लिए जीवनदायिनी का काम करते थे, जिनका पानी पी पी कर हम लोग बड़े हुए हैं, वो कुएं में कूड़ा करकट मलबा सब डाल के उनको एक तरह से मृत प्राय कर दिया था। वे ऐसे 10 कुएं मैंने अपने मेहरौली विधानसभा क्षेत्र में तैयार कर लिए हैं और अगले 10 कुओं की तैयारी है। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पिछले विधायकों ने नहीं किए, और वे काम एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरे दिमाग में आते थे कि इनको ऐसा करना चाहिए, नहीं कर पा रहे हैं, कभी हमें अवसर मिलेगा हम करेंगे। आज अवसर मिला है तो हमने 10 कुएं तैयार करके दिखाए हैं। उन कुओं से जो हमारे मोहल्ले हैं, ब्लॉक हैं, उन सबको पानी मिलेगा और उनमें जल बोर्ड की मोटर, जल बोर्ड का पाइप लगेगा, बीएससीएस का बिजली मीटर लगेगा, और उन कुओं से मेहरौली की जो पानी की समस्या है उसको हम कंट्रोल करेंगे, उसको हम समाप्त करने की तरफ कदम रख रहे हैं। सर 2017 से पहले सर्वे किया हमने, तो बीजेपी यहाँ से हारती रही है मेहरौली से। तो सर उसके बाद नगर निगम से आपकी वाइफ यहाँ से पार्षद बनी, अब आप विधायक बन गए, तो सर ये कैसे किया आपने? मैंने नहीं किया। क्या है कि अगर आप धरातल पर रह के काम करते हो और अपना व्यवहार, स्वभाव, संवाद और सक्रियता बनाए रखते हो और बहुत ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए काम करते हो, क्योंकि मेहरौली की जनता एमएलए गजेंद्र यादव को अब जानने लगी है, लेकिन मेहरौली की जनता कार्यकर्ता गजेंद्र यादव को बहुत पहले से जानती है। जब मैं यहाँ के जो हमारे कैंडिडेट होते थे, काउंसलर के कैंडिडेट हों या विधानसभा के कैंडिडेट हों या सांसद के कैंडिडेट हों, सभी के लिए स्टिकर लेके घर घर स्टिकर लगाना, गेट पर स्टिकर लगाना, गेट के नीचे से पैम्फलेट बांटना, सोशल मीडिया पे प्रचार करना, सोशल मीडिया पे लाइव करना और गली गली में जाके जो हम प्रचार प्रसार करते थे उसको दिखाना। तो एक इमेज बिल्डअप हुई, और जब हमारे को पार्टी ने आशीर्वाद के रूप में टिकट दिया तो वो जो इमेज थी उसने पे किया, और यहाँ के वोटर्स के दिमाग में मैसेज गया कि गजेंद्र यादव संघर्ष करने वाला कार्यकर्ता है, जिसको हमने
मार्केट में चौक चौराहों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते देखा है। इनको जिताइए। तो सोसाइटीज, यूथ जनरेशन, हमारी बहन बेटियां और माताएं, सब ने ऐसा तय किया। तो ये जो एक जादू जिसको कहते हैं, वो आंकड़ा आपके पास पहुंच गया कि 6 काउंसलर चुनाव हुए, उसमें से 5 काउंसलर चुनाव में दुर्भाग्य से हमारी पार्टी रह गई। लेकिन आदरणीय आरती जी 17 से 22 में काउंसलर बनी, जीती और मेहरौली का प्रतिनिधित्व किया। और ठीक ऐसे ही 5 एमएलए चुनाव हुए, तो उसमें मैं जीता, बाकी चुनाव पार्टी दुर्भाग्य से यहाँ पर रह गई। तो हम आज विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जैसे यमुना पार में एक बहुत बड़ी समस्या है क्राइम की, क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है सर, यहाँ क्या क्या है, कैसा मेहरौली में? मेहरौली में आजकल जो झगड़े या गैंगवार टाइप, ऐसा तो मुझे कोई अभी तक केस नहीं दिखाई दिया। जैसे छोटी मोटी होती छीना झपटी या लूट मार, उसमें भी दिल्ली पुलिस का कंट्रोल है। दिल्ली पुलिस भी सर आपके अंडर है, आप तो केंद्र सरकार के, वहाँ भी आप ही की सरकार है। देखिए क्या है कि अंडर तो कुछ होता नहीं है, ये विपक्ष के द्वारा फैलाई गई चीजें। हाँ, दिल्ली पुलिस जो एक विभाग है, विभाग भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आता है, उसके अंदर काम करता है। लेकिन अंदर का अर्थ विपक्ष ये भी फैलाता रहता है कि ये तो इनके कहने से पुलिस काम करती है। तो कहने सुनने से कुछ नहीं करती है, पुलिस फैक्ट्स के आधार पे काम करती है। कहीं पर कोई घटना घटती है तो पुलिस के अधिकारी हैं, यूपीएससी पास करके आईपीएस वहाँ पर बैठे हैं, बहुत श्रेष्ठ एसीपी और एसएचओ बैठे हैं। तो जो घटना घटती है उसमें पुलिस अपना काम अपने विवेक से करती है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का उन पर कोई हस्तक्षेप नहीं है और कोई प्रेशर नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पुलिस का भी काम यहाँ पर मैं अगर पर्टिकुलर मेहरौली विधानसभा की बात करूं तो 6 थाने इसमें आते हैं और 6 थानों में क्राइम रेट बहुत हाई फाई नहीं है, नॉर्मल स्तर से जिस तरह से रहता है। हाँ, अभी फिलहाल युवा जो नशे की तरफ जा रहा है उसकी कुछ शिकायतें मेरे पास आने लगी है, तो उस पर मैं ज़रूर एक मीटिंग वो ब्लॉक्स में, मोहल्लों में जाके लूँगा और उसमें मैं सेतु का काम करूँगा। पीड़ित जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र और दिल्ली पुलिस के मध्य एक सेतु के काम में रूप में मैं अभी काम शुरू करने वाला हूँ। बाहर के जो लोग हैं नाइजीरियंस, इनके द्वारा क्राइम और जो नशे की लत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो सर इस पे आपका क्या मानना है? देखिए आपने सही सवाल उठाया है। मेहरौली के कुछ इलाकों में नाइजीरियंस रह रहे हैं और मेरा मानना है कि भारत जो है वो अतिथि देवो भव का जो सूत्र है उसको भारतवासी मन में रख के और विदेश से आने वाले लोगों को अतिथि सत्कार भी देता है, हमारी परंपरा है। लेकिन अगर कोई भी नाइजीरियन, कोई बांग्लादेशी, कोई रोहिंग्या, कोई भी अगर हमारे क्षेत्र में युवाओं को हथियार या नशे के दलदल में फंसाता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये मेरा अपना प्रण है और किसी को भी बख्शा नहीं। अगले 5 सालों में मेहरौली को किस रूप में देखना चाहेंगे आप? मैं मेहरौली जो है मेरा कार्य क्षेत्र है, मेरी मुझे मेहरौली ने जीवन दिया है, मेरा परिवार मेहरौली में रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगले 5 सालों में मेहरौली की पानी की समस्या खत्म हो। मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ एनक्रोचर्स हैं उनकी समस्या समाप्त हो। मैं चाहता हूँ कि मेहरौली में के चारों तरफ अच्छे अच्छे पार्क हों, क्योंकि मेहरौली का जो घनी आबादी वाला क्षेत्र है वो बहुत संकरी गलियों वाला क्षेत्र है। तो वहाँ पर अंदर तो पार्क हो नहीं सकते, लेकिन बाहर जो कोशिश कर, हाँ, उसमें पार्क हों, अच्छे अच्छे पार्क हों।
और मेहरौली में बहुत घनी आबादी वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर कार पार्किंग भी कम से कम 3-4 कार पार्किंग उसकी आवश्यकता है, क्योंकि लोग गलियों में और सड़क पे खड़ी कर देते हैं तो ट्रैफिक जाम की भी समस्या रहती है, लड़ाई भी हो जाती है। हाँ लड़ाई भी होते हैं, बड़ी बड़ी परेशानियां हो जाती हैं पार्किंग के विवाद को लेकर। तो मैं चाहता हूं कि पानी से हमारी मेहरौली लबालब हो, उसमें कोई संकट ना आए, और पार्क बहुत अच्छे हों, पार्किंग बहुत अच्छी हो, और जो छोटी मोटी बात नशे की मेरे तक पहुंचने लगी है तो नशा मुक्त मेहरौली भी हो, ऐसा मेरा विचार है। सर दिल्ली में अब लगातार उद्घाटन और लोकार्पण हो रहे हैं, तो सर ये काम दिखेगा या केवल यहीं सिमट के रह जाएगा? देखिए, दिल्ली में जो काम हो रहे हैं, दिल्ली बहुत ही श्रेष्ठ हमारी मुख्यमंत्री सर आदरणीय, ये जो उद्घाटन और लोकार्पण चल रहे हैं ये धरातल पे दिखाई देंगे या अभी शुरू होके यहीं खत्म हो बिल्कुल जाएंगे? बिल्कुल दिखेगा ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जिस जिस राज्य में आई है, उन राज्यों में 1 बार 2 बार 3 बार 4-4 बार के उदाहरण हमारे पास हैं। वो ऐसे ही नहीं आती हैं सरकारें, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में विकास बहुत तेजी से बढ़ता है, भ्रष्टाचार बहुत तेजी से कम होता है। जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए कि भ्रष्टाचार कम हो और विकास बढ़े। वही दोनों काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सभी जगह पर कर रही हैं। इसीलिए आपको ऐसे बहुत उदाहरण मिलेंगे कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी है, स्थानीय निकायों में भी भारतीय जनता पार्टी, जैसे जिसको ट्रिपल इंजन की सरकार कहते हैं। समस्याएं मतलब हल हो जाएंगी 100%, 100%। और 5 साल के अंदर आदरणीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार इतना काम करने वाली है कि अगले चुनाव में दिल्ली की जनता खुद ब खुद भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार लाएगी। सर जब नए नए कार्यक्रम हो रहे हैं, लोकार्पण भी हो रहे हैं, सारे बड़े नेता तो सर वहाँ बिजी रहते हैं, तो सर दिल्ली कौन चला रहा है? देखिए, लोकार्पण 24 घंटे नहीं होते। मैं भी अपने विधानसभा क्षेत्र में कल मैंने 25 उद्घाटन किए हैं। सर आप बिजी रहे होंगे? बिजी, देखिए क्या होता है, जैसे उद्घाटन करना क्यों जरूरी है? अगर मैं उद्घाटन नहीं करूंगा जाके मेरे काम के, तो विपक्ष कहेगा कि ये जो सड़क बना दी है तो हमने बना दी है। तो हमारा काम है ना, क्रेडिट वो ले जाएंगे। क्रेडिट वो ले जाएंगे। और जनता को सही पता चलना चाहिए, बात क्रेडिट की भी नहीं है। जनता को सही पता चलना चाहिए कि ये काम किसका है। अब जनता को नहीं पता होता कि कूड़ा उठाना किसका काम है। हम जब जाते हैं गली में, कल मैं उद्घाटन करने गया तो मुझे हर मोहल्ले में, यहाँ मेहरौली जो है वो मोहल्लों में बटा हुआ है और जातियों के हिसाब से अलग अलग मोहल्ले बन गए थे। प्रजापत मोहल्ला अलग है, जटवाड़ा अलग है, गढ़वाल कॉलोनी अलग है, बनियावाड़ा अलग है, ब्राह्मणवाड़ा अलग है। तो यहाँ जब हम अलग अलग मोहल्लों में उद्घाटन करने के लिए गए, सबसे ज़्यादा शिकायत वो मेहरौली के जो आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद हैं उनके काम की आई कि वो कभी सफाई नहीं करते। और हमने जो ये उद्घाटन किए, उस उद्घाटन के बाद कैसे काम होता है आप देखिए धरातल पर उतर के। हमने उद्घाटन किए, रात को सड़कें बननी शुरू हो गई। तो जो ये उद्घाटन होते हैं वो काम को रोकते नहीं हैं, वो काम की गति को बढ़ाने के लिए उद्घाटन होते हैं। उस वक्त वहाँ पर अधिकारी आते हैं और अधिकारियों के सामने उद्घाटन होते हैं और अधिकारियों को पब्लिक भी वहाँ इकट्ठी होती है। हम तो बोलते हैं, पूछते हैं उद्घाटन करते समय अधिकारियों से, बताओ ये उद्घाटन किया है, सड़क कब शुरू होगी? तो बताते हैं कि आज रात से शुरू होगी। सिग्नेचर ब्रिज किसने शुरू किया था? देखिए, सिग्नेचर ब्रिज जो है केजरीवाल सरकार में बहुत सारे अड़ंगे आए। हमारी मेट्रो लाइन जो बहुत पहले पूरी हो जानी चाहिए थी, उसमें भी अड़ंगा अड़ा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि केजरीवाल सरकार जो रही वो अधिकारियों से काम नहीं करा पाई, वो विवादित सरकार रही, वो झगड़ों वाली सरकार रही। तो कई बार
शुरुआत कोई करते हैं, बाद में दूसरे आ जाते हैं सीट पर, रुकावट डालते हैं, फिर उसके बाद में ठीक सरकार आ जाती है, ठीक पार्टी की सरकार आ जाती है तो अपना काम ठीक से कर लेते हैं। सर अभी जो जनता की शिकायत है, जैसे हम ग्राउंड पे काम करते हैं तो पता चल ही जाता है, तो उनकी शिकायत है कि जो अभी आपकी परफॉर्मेंस चल रही है बीजेपी की दिल्ली के अंदर, तो सर आगे आपको क्या लगता है कि रिपीट होंगे दोबारा? 100%। अरे भाई आप समझिए ना कि इस विश्व में सबसे बड़ी समस्या आई कोविड की। कोविड में भी जिस सरकार के मुखिया ने अपना शीश महल बनाने के लिए पेड़ काट लिए, लोगों का पेट काट लिया कि उनके हिस्से का जो फंड था वो अपने शीश महल में लगा दिया, झूठ बोलकर आ गए कि कोरोना वॉरियर्स को 1-1 करोड़ रुपया देंगे। कोरी झूठी सरकार रही। अब आपके सामने है कि कोरोना वॉरियर्स जो उस वक्त स्वर्ग सिधार गए अपनी ड्यूटी का पालन करते हुए, उनको 1-1 करोड़ रुपया कौन दे के आ रहा है? आदरणीय रेखा गुप्ता जी दे के आ रही हैं घर घर जाकर। सर कोई एक काम बता दीजिए जिसकी वजह से बीजेपी दिल्ली में दोबारा आएगी। आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुल रहे हैं, एक विधानसभा में 15-15 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुल रहे हैं। मेरी महरौली विधानसभा में आयुष्मान आरोग्य मंदिर 17 खुल रहे हैं, 2 का मैं उद्घाटन कर चुका हूँ। कि बने हुए कितने महीने हुए हैं सरकार को बने हुए? सिर्फ अगर हम ठीक से गिनती करें तो 6 महीने हुए हैं। सर उन्होंने भी मोहल्ला क्लिनिक बनवाए थे। नहीं, मोहल्ला क्लिनिक तो बकरी, जानवर, नशेड़ी और कुत्तों का घर बन के रह गया था। मोहल्ला क्लिनिक की हालत बहुत खराब थी। आए दिन सोशल मीडिया पर मोहल्ला क्लिनिक के दृश्य आते थे कि किसी मोहल्ला क्लिनिक में घोड़ा आराम कर रहा है, किसी में खच्चर आराम कर रहे हैं, किसी में जानवर, कोई दूसरे जानवर आराम कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक उनका एक भ्रष्टाचार का एक घर बन के रह गया था, अड्डा बन के रह गया था। तो मोहल्ला क्लिनिक तो इस प्रकार था। उनके मोहल्ला क्लिनिक को देखकर ही तो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली वालों ने वोट किए कि इन्होंने तो झूठ बोल दिया, हर तरह से झूठ बोल दिया ना। शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में फंसे पड़े, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? तो जो हमारी आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन रहे हैं वे मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर नहीं है, ना मोहल्ला क्लिनिक की जगह पर है। ऐसा नहीं है कि मोहल्ला क्लिनिक का ही नाम अलग बदल के और आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया, ऐसा नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक अलग थे, वो एज इट इज है अभी भी उन्हीं लोकेशन पर। उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया वो दिखना चाहिए ना पब्लिक को भी, तो इसलिए वो वहीं पर है। लेकिन आयुष्मान आरोग्य मंदिर वो एडवांस क्लिनिक के जैसे, जिसके अंदर डॉक्टर चेकअप भी करेंगे और ज़रूरतमंद लोगों को, मरीजों को फ्री में दवाई भी होगी। उसमें करीब 30 फ्री चेकअप भी होंगे। इस तरह की बहुत सारी सुविधाओं के मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं और अच्छे बन रहे हैं। अभी दिवाली का सीज़न है, मैंने पॉडकास्ट किया था लास्ट ईयर दिवाली के आसपास सांसद जी मनोज तिवारी जी का। तो सर उस टाइम एक सवाल किया था मैंने कि जब दिवाली आती है तो पटाखों पे बैन लग जाता है। सेम सिचुएशन अभी भी है, पटाखे बैन हो गए। लेकिन सर क्लियर करिए, लोग मतलब यही सोच रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने बैन किए हैं, तो ये क्लियर बताइए कि आपने बैन किए हैं कहीं और से बैन हो रहे हैं? जो दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है आदरणीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में। जो हमारी इस सवाल का जवाब मैं दूंगा, पहले इसकी भूमिका के बारे में बता देता हूँ। बहुत वर्षों से डीजल गाड़ियाँ 10 साल बाद हटनी चाहिए, पेट्रोल गाड़ियाँ 15 साल बाद हटनी चाहिए। उस पर, उस आदेश पर रोकने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री जी के आदेश पर वो सारे का सारा जो आदेश था उसको रोका गया और दिल्ली से डीजल वाली गाड़ियाँ वो 10 साल में ना हटाई जाए। उनकी फिटनेस पर ध्यान दिया जाए कि फिटनेस अच्छी है तो फिर काहे को गाड़ी हटानी है। ठीक इसी तरह पेट्रोल की गाड़ियों पर भी। तो जो ये पटाखे वाला, बम पटाखे वाला जो विषय है, उसमें भी दिल्ली सरकार माननीय न्यायालय के समक्ष वो प्रस्तुत हो चुकी है कि ग्रीन पटाखे बजाने दिए जाए, चलाने दिए जाए। तो सरकार इस पक्ष की सरकार है
जो सनातनियों के साथ है। जो हमारे त्यौहार होते हैं उन त्यौहार को और किस तरह से उत्साह के साथ मनाया जाए, उस पक्ष की सरकार है। ये सरकार किसी विधर्मियों को खुश करने के लिए कुछ करने वाली सरकार नहीं है, क्योंकि पिछली सरकार मौन रह जाती थी, क्योंकि वो धर्म के हिसाब से सर सवाल वोट पॉलिटिक्स के चक्कर में पड़ती थी। सवाल ये है कि जो पटाखे बैन हुए दिल्ली में, वो दिल्ली सरकार ने किए हैं या सुप्रीम कोर्ट ने? पटाखे बैन पहले से थे कोर्ट के आदेश पर, और अब दिल्ली सरकार ये प्रयास कर रही है कि ग्रीन पटाखा चलाने का जो है वो परमिशन दी जाए। लगातार दिल्ली सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो इस प्रयास में लगे हुए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है, जैसा मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का वर्किंग स्टाइल देखता हूँ, उनके काम से बहुत प्रभावित भी हूँ। एकदम प्रॉम्प्ट एक्शन वो लेती हैं, और सही तरीके से, इनलीगली नहीं, सही तरीके से कैसे जनता को लाभ मिल सके उसके पक्ष में वो रहती हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार ग्रीन पटाखे चलेंगे। सर, महरौली प्राचीन शहर है या धार्मिक शहर है? आपके नज़रिए में क्या है? मेरे नज़रिए में महरौली जो है वो लघु भारत है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक जितने भी राज्य, जितने भी समाज, जितने भी पंथ, जितने भी धर्म आते हैं, वे सभी महरौली में रहते हैं। महरौली में कश्मीरी रहते हैं, महरौली में उड़िया के लोग रहते हैं, महरौली में नॉर्थ ईस्ट रहते हैं, महरौली में पंजाब के लोग रहते हैं, महरौली में पश्चिम बंगाल, केरला, तमिलनाडु, सब जगह के हमारे जो बाशिंदे हैं वो महरौली में आके रहते हैं। और महरौली प्राचीन, इतना प्राचीन शहर है, मैं अगर बताऊं आपको तो दिल्ली का सबसे प्राचीन शहर वो महरौली है। 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर महरौली वार्ड नंबर 1 में माँ योगमाया जी के मंदिर में आए थे। माँ योगमाया जी उनकी सुप्रीम और सीक्रेट पावर है, लॉर्ड कृष्णा की सिस्टर है। माँ योगमाया जी का जो स्थान है वो पवित्र स्थान महरौली में ही है। कुतुब मीनार के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता, क्योंकि वो विश्व प्रसिद्ध धरोहर है, उसके बारे में सब जानते हैं। महरौली में वार्ड नंबर 8 में जैन संत दादावाड़ी जी का स्थान है। महरौली में बाबा बंदा सिंह बहादुर, उनका शहीदी गुरुद्वारा है, जहाँ वो शहीद हुए थे। मुगलों ने उनको शहीद किया था, मुगलों ने उनको काटा था, मुगलों ने उनका बच्चे का मांस वो बाबा बंदा सिंह बहादुर को खिलाने का भरसक प्रयास किया था कि वो इस्लाम कबूल कर लें। वो नहीं, उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उनको वहाँ मार दिया गया था। तो उनका जो शहीदी स्थान है, हम मानते हैं कि वो शहीद हुए थे, तो उनका शहीदी स्थान भी वहाँ पर है। तो महरौली में सिद्ध बाबा लटूरिया जी का मंदिर है, और महरौली का एक पार्ट जो संजयवन के नाम से प्रख्यात है, वहाँ पर बाबा गोरखनाथ जी का मंदिर है, जहाँ पर बाबा गोरखनाथ जी, ऐसा मान्यता है कि वहाँ पर उन्होंने तपस्या करी। तो महरौली चारों तरफ से अगर देखेंगे तो महरौली प्राचीन शहर तो है ही, साथ में धार्मिक शहर भी है। महरौली के रजोगरी गांव में बाबा खोली वाले का मंदिर है, जो बहुत प्रसिद्ध संत रहे सनातनियों के। तो इस प्रकार से महरौली जो है वो प्राचीन शहर के साथ साथ वो एक धार्मिक नगरी है। सर, आपको खाने में क्या पसंद है? और हर शहर की, हर जगह की एक फेमस डिश होती है, तो वो महरौली की कौन सी फेमस डिश है? देखिए, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, और शाकाहार में कुछ भी मिल जाए, क्योंकि स्वयंसेवक हूँ, और हमारे जो शिक्षण होते हैं उस शिक्षण में जो ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि सुबह से लेकर शाम तक जो खान पान का मेन्यू रहता है, तो उस खान पान से कम जीभ का स्वाद तो खत्म हो जाता है। कुछ भी मिल जाए उसी में प्रसन्न रहता हूँ। अगर मैं महरौली की बात करूँ तो महरौली में
लगभग 100 साल पुरानी दुकान है। उस दुकान का नाम है पंडित सियाराम स्वीट्स और वो शुद्ध मिठाइयाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो वहाँ के जितने भी मिठाइयाँ हैं, जितना भी सामान है, वो बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी वहाँ जाके वो खाता भी हूँ। पंडित सिया स्वीट्स के दूध वाली गली के अंदर जितने भी दुकानदार हैं, वो सब मिठाई की दुकानें हैं अधिकतर। वहाँ दूध वाली गली का नाम इसलिए है क्योंकि वहाँ पर कढ़ाई में दूध गर्म करके और दूध खांड के साथ मिलता था पहले, आज से 20-25 साल पहले। तो वहाँ की भी मिठाइयाँ लाजवाब है। और उनके 50 कदम पहले नेताजी गोलगप्पे वाले बैठते हैं। तो वो नेताजी थे वो तो अब नहीं रहे, उनकी तीसरी पीढ़ी गोलगप्पे का काम कर रही है। वो खस्ता कचौड़ी भी बनाते हैं, गुजिया भी बनाते हैं, दही बल्ला। और सर आपके बोलने के बाद वो फेमस हो जाएंगे अब। नहीं, मैं तो ये काम पिछले 15 सालों से अपने शहर के लिए कर ही रहा हूँ। कहीं भी जाता हूँ तो वो एक गाना है ना कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो मेहरौली का रहने वाला हूँ, मेहरौली की बात सुनाता हूँ। तो वो जो नेताजी गोलगप्पे वाले हैं, वो बढ़िया खादी का धोती कुर्ता और बहुत बढ़िया नेहरू टोपी लगा के और वो बैठा करते थे। तो उस दुकान का नाम नेताजी के गोलगप्पे पड़ा। बहुत स्वादिष्ट वो चाट पकौड़ी वगैरह बनाते हैं। मेहरौली प्राचीन शहर है, इसलिए चांदनी चौक के जैसे ही मेहरौली में भी गली गली में बहुत सारी खान पान से जुड़ी हुई दुकानें। छोले भटूरे पसंद है आपको? छोले भटूरे उतने पसंद नहीं है, लेकिन छोले जरूर पसंद है। और छोले भी सिया स्वीट्स के बहुत अच्छे छोले हैं। तो मेहरौली में अलग अलग गलियों में एक सूरज हलवाई के कुलचे सब्जी मंडी से नीचे वो लगाते हैं। और मेहरौली थाने के पास में एक चाय की थड़ी लगाते हैं, वो बेहतरीन चाय बनाते हैं। मुझे लग रहा है कि देश में उनसे नंबर 1 चाय जो है किसी दूसरी की होगी नहीं। तो इस तरह से अलग अलग जगह हमारे मेहरौली में बहुत सारी खाने की सामग्री, व्यंजन, ये सब चाट पकौड़ी सब चीज़ें मिलती हैं। सभी मुझे बेहद पसंद है, जब अवसर मिलता है तो जाके खाता भी। आज के युवा अगर राजनीति में आना चाहें तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? और बहुत सारे युवा सर डर रहे हैं, मतलब आना नहीं चाह रहे राजनीति में, दूर जा रहे हैं राजनीति से, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए क्या है कि पहले जो सरकारें रहीं जी, उन्होंने इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार कर दिया कि उनकी भ्रष्टाचार की बातें वो स्कूल में भी चलती थी, कॉलेज में भी चलती थी, इंस्टीट्यूट में चलती थी, सरकारी दफ्तरों में चलती थी, प्राइवेट दफ्तरों में चलती थी। और युवाओं के मन में आता था कि हमें तो ईमानदारी से काम करना है, हमें भ्रष्टाचारी नहीं बनना। तो भ्रष्टाचारी नेता इक्विवेलेंट टू भ्रष्टाचारी, ऐसा एक दिमाग में बात आ गई थी। लेकिन मैंने एक रिसर्च पढ़ी है, तो 2014 के बाद से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल शुरू हुआ है, तब से देश के बहुत सारे युवा, उनका मन राष्ट्र के लिए काम करने के लिए प्रेरित हुआ है। राजनीति में अभी मोदी जी ने बोला भी कि 1 लाख युवा राजनीति में लाएंगे वो। बिल्कुल, मोदी जी इस प्रकार के काम करते रहे हैं, क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो सबसे शुरू में उन्होंने कहा था कि देश के युवाओं पर मेरा भरोसा है। देश के युवा बैंक से लोन लेने जाएंगे तो उनकी लोन की गारंटी उनका परिवार दे या ना दे, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री उनकी गारंटी देगा, बैंक में गारंटर होगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी युवाओं पर बहुत फख्र करते हैं और युवाओं को हमेशा आगे लाने का प्रयास करते रहते हैं। और देश के युवा भी, वे भी प्रधानमंत्री जी को अपना रोल मॉडल मानते हुए और देश के लिए कुछ ना कुछ काम करने की प्रेरणा से, चाहे वो व्यापार शुरू करें नया, चाहे और कोई कारोबार शुरू करें, चाहे सामाजिक काम शुरू करें, लेकिन प्रधानमंत्री जी को प्रेरणा मानते हुए देश का युवा वो लगातार देश के लिए लगा हुआ है
और प्रधानमंत्री जी को प्रेरणा मानते हुए देश का युवा राजनीति में भी पहले की तुलना में ज़्यादा राजनीति में आ भी रहा है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक।